पहले स्टार्ट करेंगे जहां पे रुके थे उसके आगे। तो ये लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन पे। कह रहा है बॉय ऑफ मास 25 kg स्टैंड्स ऑन अ बोर्ड ऑफ मास 10 kg व्हिच इन टर्न इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल आइस सरफेस। तो एक आइस सरफेस है, इसके ऊपर एक बोर्ड रखा है ना, और अ बॉय ऑफ मास 25, बोर्ड का मास 10 kg है, इसका मास 10 kg है, और इसके ऊपर there is a boy whose mass is 25 kg. Right. Now, a boy of mass 25 kg stands on a board of mass 10 kg, which in turn is kept on a frictionless horizontal ice surface. तो ये जो surface है, this surface is frictionless. ठीक है. The boy makes a jump with a velocity component 5 meter per second in a horizontal direction with respect to the ice. तो यहां पर से ये जंप करता है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू आइस. ठीक है, आइस को हम लोग स्टेशनरी मान रहे हैं. सो 5 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू आइस द बॉय जंप्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो उसका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट. नाउ विथ व्हाट वेलोसिटी डज द बोर्ड रिकॉइल. हम लोग को निकालना है कि वेलोसिटी v जिससे बोर्ड रिकॉइल करेगा वो एक तो हम लोग को निकालना है. दूसरा, with what rate are the boy and the board separating, with what rate are the boy and the board separating from each other, हम लोग को ये निकालना है. ठीक है. अब देखो टोटल देखो इनिशियली क्या था, बोर्ड एंड द बॉय बोथ वेर एट रेस्ट. ठीक है. सिंस initially both the boy and the board were at rest, so total initial momentum is equal to initial velocity is मतलब 10 into 0 plus 25 into 0. This is equal to 0. Now, if we consider board plus boy as a system, अगर एक सिस्टम इसको कंसिडर करो बोर्ड और बॉय दोनों को, राइट, तो उस केस में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. फ्रिक्शन है नहीं, राइट. सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो जब एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा. दिस इंप्लाइज मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. ठीक है. अब मान लो इसका वेलोसिटी ऑफ जो v वेलोसिटी से रिकॉइल कर रहा है, अभी हम डायरेक्शन वगैरह नहीं कंसीडर करते हैं, टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम so by conservation of momentum we have total initial momentum is equal to total final momentum. ठीक है. सो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा, 0 है. टोटल फाइनल मोमेंटम ये 25 kg वाला 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और जो 10 kg वाला v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. डायरेक्शन अभी हम लोग को नहीं पता है, उसको हमें नहीं पता है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. रिकॉइल स्पीड v है, हम लोग मान लेते हैं बस v.
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10v इज इक्वल टू -125, v इज इक्वल टू -12.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये 12.5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन सेज that it is a recoil velocity in the opposite direction in which the boy has jumped. Now with what rate are the boy and the board separating from each other? So boy and board का separation निकालना है, rate at which they are separating, मतलब velocity of boy with respect to board, तो boy को b मान लो, small b, velocity of boy with respect to board। तो हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट किया था। हमें पता है कि एक ही फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी में यूज करना होता है, VAB मतलब VA माइनस VB। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। वेलोसिटी ऑफ A ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ बोर्ड। वेलोसिटी ऑफ बॉय साइन के साथ 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड -12.5 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 12.5, दिस इज 17.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो नेगेटिव साइन signifies that velocity of board is in opposite direction to velocity of boy। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। कुशल बेटा आगे समझ? हाँ सर आ गया। बढ़िया से एकदम। यस सर। लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। देखो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक करते रहेंगे, आराम से सॉल्व होता रहेगा। ये सारी चीजें, पहला कॉन्सेप्ट कि एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ 0 है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, ये पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगाया। उसके बाद हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये लगाया कि भाई नेगेटिव साइन अगर है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये सब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के, जो आपको हेल्प करता है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिलेटिव किसके रिलेटिव ये वेलोसिटी वगैरह दे रखा है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड। देखो, अ मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास कैपिटल M केप्ट ऑन अ स्मूथ आइस। तो ये जो मैन है इसका मास स्मॉल m है और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मास कैपिटल है। अब if the man starts moving on the platform with a speed v relative to platform, तो ये क्या है, स्पीड v रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म। मैन किस स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू स्मॉल v। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू स्मॉल, ठीक है। Now with what velocity relative to ice does the platform recoil? मतलब हम लोग को Vm निकालना है रिलेटिव टू आइस, मतलब यहाँ पे तो ग्राउंड ही है
वो मतलब आइस तो स्टेशनरी है ना, आइस जो है वो स्टेशनरी है, तो ये तो फिक्स्ड रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो हम लोग को विथ व्हाट वेलोसिटी रिलेटिव टू आइस निकालना है, डज द प्लेटफॉर्म रिक्वाइल, मतलब हमें वीएम निकालना है। ठीक है, और रिक्वाइल बोल रहा है मतलब तुमको मान ही लेना है कि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग बेसिकली जो भी आएगा, अगर नेगेटिव साइन आएगा तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि रिक्वाइल ही वेलोसिटी तुमसे पूछ रहा है। अब इसके बाद आपको कह रहा है, सो लेट अस एज्यूम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, let velocity of man with respect to ice velocity of man with respect to ice is equal to v small m. ठीक है, अब ये जो vm है, मतलब इसको ये now and velocity of platform with respect to ice is equal to कैपिटल मतलब v कैपिटल m। तो ये जो है ये v कैपिटल m हम मान लेते हैं। ठीक है, नाउ हमें पता है ये जो स्मॉल v दे रखा है, इसके टर्म्स में अगर हम लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू स्मॉल v प्लस v कैपिटल m, फ्रॉम 1 करके हमने निकाल लिया, vm निकल गया हमें, और ये स्मॉल v। ठीक है, नाउ अब हम लोग टेकिंग द platform and the man to be a system, taking platform and man to be the system। अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्स इस पे कोई लग नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on the system in horizontal direction, hence momentum is conserved। by conservation of momentum we have total initial momentum, initially तो रेस्ट पे था मान लो, है ना, इनिशियली क्या करता है, ही वाज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, टोटल फाइनल मोमेंटम दिस इज इक्वल टू m इंटू वी एम, कैपिटल M इंटू वी कैपिटल। अब v स्मॉल m इज इक्वल टू, बिकॉज हमें v कैपिटल M निकालना तो स्मॉल m को रिप्लेस कर लेते हैं, 0 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v प्लस वी एम प्लस m वी एम।
0 is equal to mv प्लस vm कॉमन ले लो, स्मॉल m प्लस कैपिटल M. सो इससे vm is equal to minus of mv by m plus m. अब रिकॉइल वेलोसिटी पूछ रहा है तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है. So recoil speed is equal to mv by m plus. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. Now we'll come to the collision part. So basically we'll just run through the theory which is there in HCL. ना एक दो पेज है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं तो तुम लोग को याद आ जाएगा कि क्या है कोलिजन में बेसिक कॉन्सेप्ट. सो ये तुम लोग बहुत पहले पढ़े हो, ज्यादा तुम लोग को छूटा हुआ है ये सब. सो यहाँ से कोलिजन वाला पार्ट है. सो देखो यहाँ पे क्या है कि कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर above. Two blocks of masses m1 and m2 are moving on the same straight line on a frictionless horizontal table. तो ये एक मास है m1, दूसरा मास है m2. ये मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और ये मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से. दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. The block m2 which is ahead of m1 is going with a speed v2 smaller than the speed v1 of m1. So a spring is attached to the rear end of m2. Since v1 is greater than v2, तो ये क्या दे रखा है? Velocity of 1 is greater than v2. तो ये पीछे से आके ये स्प्रिंग से जाके टकरा जाएगा. The block m1 will touch the rear of the spring at some instant, say t1. मान लो t1 टाइम पे ये आके ब्लॉक b जो है ये आके इससे टकराता है. ठीक है. So block B attaches itself, comes and यहाँ पे ये hits the spring from behind. The velocity of the right end of the spring will be same as that of m2. अब ये वाला जो एंड है स्प्रिंग का, इसका स्पीड और m2 का स्पीड सेम होगा. ठीक है. एंड इसके बाद जो टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट एंड ऑफ द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ m1. तो इस ये वाला एंड है उसका स्पीड m1 के बराबर है, ये वाला जो एंड है उसका स्पीड m2 के बराबर है. द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल डिक्रीज. सो जब ये टकराएगा तो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो डिक्रीज करेगा. राइट. सो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल डिक्रीज. यहाँ पे हम तुम्हारे रेफरेंस के लिए ये फोटो बना देते हैं. ये इसका स्पीड मास m2 है, इसका मास m1 है. ये मूव कर रहा था v1 से, ये मूव कर रहा था v2 से. ये a हो गया और ये b हो गया. So spring will be the spring will be compressed. As it is compressed, it pushes back both the blocks with force kx, where x is the compression and k is the spring constant.
इसमें मान लो कंप्रेशन आ गया x, तो kx एक फोर्स होगा जो इसको इधर पुश करेगा और इसको इधर पुश करेगा. This force is in the direction of the velocity of m2. Hence, m2 will accelerate. However, this force is opposite to the velocity of m1 and so m1 will decelerate. So, ये जो force है देखो ये v1 के opposite direction में है kx, तो ये वाला object decelerate करेगा और ये v2 के along इस पे लग रहा है तो ये वाला object accelerate करेगा. तो A accelerate करेगा और B जो है decelerate करेगा. ठीक है. So this force is in the direction of velocity of m2, hence m2 will accelerate. However, this is opposite to the velocity of m1 and so m1 will decelerate. The velocity of the front block A will gradually increase and the velocity of rear block B will gradually decrease. अब ये decelerate कर रहा है तो ये धीरे धीरे इसका velocity कम होगा और इसका velocity increase करेगा. Since v1 greater than v2 था, v1 हम कह रहे हैं इंक्रीज करेगा और v2 इंक्रीज करेगा और v1 जो है डिक्रीज करेगा. तो डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा तो फाइनली ये दोनों एक सेम वेलोसिटी पे आ जाएगा, v वेलोसिटी पे. सो द वेलोसिटी ऑफ द फ्रंट ब्लॉक A will gradually increase and velocity of rear block B will gradually decrease. The spring will continue to become more and more compressed as long as the rear block B is faster than front block A. तो कंप्रेशन बढ़ता जाएगा. कब तक बढ़ेगा? तब तक बढ़ेगा जब तक कि B वाला जो नीचे पीछे वाला ब्लॉक है उसका स्पीड अगर A वाले से ज्यादा होगा तो कंप्रेशन इंक्रीज करता जाएगा. There will be an instant after delta t1 time, मतलब t1 plus delta t1 पे तो आके टकराया यहाँ पे t1 plus delta t1 पे. अब उसके बाद when the two blocks will have equal velocities, इस पोजीशन पे क्या होगा? दोनों इस टाइम पे दोनों ब्लॉक का सेम वेलोसिटी हो गया. At this instant, both the ends of the spring will move with the same velocity and no further compression will take place. दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कोई फर्दर कंप्रेशन will not take place. This corresponds to the maximum compression of the spring. Thus, the spring compression is maximum when the two blocks attain equal velocities. ये important है concept. समझ में आया ना बेटा? v1 का velocity ज्यादा था v2 से, तो v1 आके पीछे से टकराया. वो टकराएगा और जब टकराएगा टकराने के बाद स्प्रिंग में कंप्रेशन होना शुरू होगा और जब तक ये v1 का वेलोसिटी v2 से ज्यादा है तब तक कंप्रेस करता रहेगा और जब v1 का वेलोसिटी v2 के बराबर हो जाएगा उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होता है. तो कंप्रेशन बेसिकली के वजह से जो फोर्स लग रहा है v1 पे, ऑपोजिट डायरेक्शन है v1 के, तो जिसके वजह से वो डिसेलरेट कर रहा है और जो फोर्स m2 पे लग रहा है वो सेम डायरेक्शन m2 के लग रहा है और उस वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है. तो जो A है, A एक्सेलरेट करेगा, B डिसेलरेट करेगा. डिसेलरेट करके v1 का स्पीड कम होता जाएगा, v2 का स्पीड बढ़ता जाएगा और दोनों जो है एक कॉमन मतलब वेलोसिटी पे आ जाएंगे. जब सेम वेलोसिटी पे मूव कर रहे होंगे उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग. ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Now let us move ahead. Now the spring being already compressed, है ना? अब जो है स्प्रिंग पूरी तरह से कंप्रेस हो चुका है. It continues to push back the two blocks. Thus the front block A will still be accelerated and the rear block B will still be decelerated at t1 plus delta t1. The velocities were equal and hence after t1 plus delta t1 the front block will move faster than the rear block and so do the ends of the spring as they are in contact with the blocks. So the spring will thus increase its length. This process will continue till the spring acquires its natural length, say at time t1 plus delta t1 plus delta t2. है ना? ये कंप्रेस करेगा, कंप्रेस कर लेगा, उसके बाद फिर ये फर्दर A वाला जो है एक्सेलरेट करता रहेगा तो कंप्रेशन कम होने लगेगा और फिर वो अपना नेचुरल लेंथ कब अचीव कर लेगा? एट डेल्टा t2 टाइम पे. ठीक है? जब कंप्रेशन स्टार्ट किया, कंप्रेशन t1 पे स्टार्ट हुआ, डेल्टा t1 पे मैक्सिमम कंप्रेशन पहुंचा,
उसके बाद कंप्रेशन कम होना शुरू होगा और डेल्टा T2 पे मिनिमम कंप्रेशन हो गया, मतलब जो नेचुरल लेंथ पे आ गया. So once the spring regains its natural length, it stops exerting any force on the block as the two blocks are moving with different velocities by this time. The rear one slower, the rear block will leave contact with a spring and the block will move. The blocks will move with constant velocities. Their separation will go on increasing. During the whole process, the momentum of the two blocks system remains constant. So the momentum after the instant T1 was m1 v1 plus m2 v2. At time T1 plus delta T1, the two blocks have equal velocity, say v. So mv plus m1v plus m2v. After the contact is broken, the blocks finally attains constant velocity v1. So the momentum before the instant t1 was m1 v1 plus m2 v2. At time t, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया. So in fact, take the velocities of the block at any instant before the collision, during the collision or after the collision. The momentum will be equal to p. So this is because there is no resultant external force acting on the system. Note that the spring being massless exerts equal and opposite forces on the blocks. Next, consider the energy of the system. So as there is no friction anywhere, the sum of the kinetic energy and the elastic potential energy remain constant. The gravitational potential energy does not come into the picture. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो total kinetic energy है plus potential energy of spring is the total energy of the system. यहाँ पे at end after t is equal to t when the spring is at natural length, तो half kx square 0 हो गया. तो उस केस में half m1 v1 square is half plus half m2 v2 square, यही total energy. So at time t is equal to t1 plus delta t1, u1 is equal to u2 is v, and the compression of the spring is maximum. तो उस समय total energy क्या हो जाएगा, half m1 plus m2 v square. तो देखो after the collision, so when you see जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है उस समय कोई कंप्रेशन नहीं, दिस इज द टोटल एनर्जी, है ना. अगर नेचुरल लेंथ पे नहीं है, ठीक है, कंप्रेस किया हुआ, तो दिस इज द टोटल एनर्जी. और आफ्टर टाइम t1 प्लस डेल्टा t1 जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है उस समय दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, तो हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर इज हाफ kx स्क्वायर मैक्स. सो अब आफ्टर टाइम t जब डेल्टा t1 मतलब बाद में जब ये दोनों सेपरेट आउट होने लगता है उस समय टोटल एनर्जी ये. सो फ्रॉम 1 and 2 मतलब बिफोर एंड आफ्टर, राइट, द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन is same as the kinetic energy after the collision. During the collision, there will be changes which will be happening. So, however, we cannot say that the kinetic energy remains constant because it changes as a function of time during the interval t1 plus delta t1 plus t2. So, basically, during the whole process, kinetic energy changes, but total initial kinetic energy before the collision started and after the collision, the total kinetic energy remains constant. Now, if you see this, यहाँ पे कह रहा है देखो, each of block shown in figure has mass 1 kg. The rear block, तो दोनों का mass 1 kg, इसका भी mass 1 kg, इसका भी mass 1 kg. Rear block moves with a speed of 2 meters per second towards the front block kept at rest. इसका speed, initial speed 0 है, इसका initial speed 2 meters per second.
The spring attached to the front block is light and has a spring constant K is equal to 50 Newton per meter. Now, अब कह रहा फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय दोनों का वेलोसिटी सेम होना है. ठीक है. सो मान लो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो उसका कॉमन स्पीड v है. तो अब जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा. तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1, मतलब initial momentum is m1 u1, final momentum is m1 plus m2 into common velocity v. So m1 plus m2 is 1 plus 1, 2v हो गया. और initial momentum m1 u1 मतलब 1 into 2 हो गया. So 1 into 2 is equal to 2v. So इससे v is equal to 1 meter per second. Now देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर कर देंगे, राइट. फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो हाफ इंटू 1 प्लस 1 कॉमन वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल रखा 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 स्क्वायर. सो 2 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल 2 था, फाइनल 1 हो गया. काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग. तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कितना है, 2 minus 1. स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर. सो दिस विल गिव अस मैक्सिमम कंप्रेशन x निकलेगा 1 into 2 divided by k 50 is equal to x square. So x is equal to 1 by 5, 0.2 meter और 20 centimeter. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब हम लोग बात करेंगे अब कोलिजन पे. देखो ऑलमोस्ट सिमिलर इज द सिचुएशन व्हेन द टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड नो स्प्रिंग इज पुट बिटवीन देम. तो वहां पे क्या होगा, ये दोनों डिफॉर्म करेगा, मतलब जो कि हमें दिखेगा नहीं. वहां पे स्प्रिंग के केस में हमें डिफॉर्म होता दिख रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, दोनों डिफॉर्म करेगा. तो डिफॉर्म करने के पहले जो टोटल मोमेंटम और डिफॉर्म करने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा. सो तो हम लोग जब प्रॉपर कोलिजन हो गया, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा. सो अब देखो यहाँ पे लिख रहा है टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट. तो दो तरीके का कोलिजन होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन. सो कोलिजन इज ऑफ टू टाइप्स. एक हो गया इलास्टिक कोलिजन और दूसरा हो गया इन इलास्टिक कोलिजन. सो मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, इलास्टिक में भी कंजर्व रहेगा, नॉन इलास्टिक इन इलास्टिक में भी कंजर्व रहेगा. ठीक है. नाउ यहाँ पे देखो इलास्टिक कोलिजन में तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी.
ड्यूरिंग द कोलिजन कंजर्व नहीं रहता है, बट इनिशियल बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व। तो इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इस इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है। ठीक है, सो collision is of two type, elastic and inelastic. इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो मोमेंटम इज कंजर्व, so momentum is conserved in an elastic collision. Second, kinetic energy is also conserved. So momentum भी conserved और kinetic energy भी conserved. यहाँ पे inelastic collision में inelastic collision में momentum तो conserved रहेगा, momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved, and there is a loss in kinetic energy. तो जब inelastic collision होगा तो there is a loss in kinetic energy. ठीक है, ना इस पे वापस आएंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा और इसको देख लें। तो वही चीज कह रहा है कि दो तरीके का कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी द मटेरियल्स ऑफ द बॉल्स आर परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जो इनइलास्टिक कोलिजन है, दो तरीके का इनइलास्टिक कोलिजन होता है, एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और एक मतलब which lies between perfectly elastic and perfectly inelastic। इसके बीच में जो कोलिजन होगा जिसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक का दोनों का कंडीशन रहता है, प्रॉपर्टी रहता है, वो जो है वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हम कोलिजन कम अक्रॉस करते हैं वो रहता है। सो एज अ रिजल्ट दे डू नॉट पुश। अभी द काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन में हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम तो कंजर्व होता है, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, लॉस होगा। सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन and thereafter remains constant. So such a collision is called an inelastic collision. Collision होने पे kinetic energy का loss हो जाता है। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो देखो इलास्टिक कोलिजन जब भी वन डायमेंशन में बात होगा तो पहले मोमेंटम इज कंजर्व, है ना, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, राइट। तो ये दो इक्वेशन है जिसको कि सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट। तो कोई भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें मोमेंटम कंजर्व होगा और एनर्जी भी कंजर्व होगा। उससे क्या आ गया हमारा कि भाई मान लो दो ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी u1 था, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 था,
कोलाइड किया, कोलिजन के बाद पहले वाले का स्पीड हो गया v1, दूसरे का वाले का हो गया स्पीड v2। सो यहाँ पे देखो, बिकॉज u1 was greater than u2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, u1 माइनस u2, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू v2 विल बी ग्रेटर देन v1, मतलब v2 माइनस v1, राइट। सो ये देखो v2 डैश माइनस v1 डैश, डैश से ये फाइनल बोल रहा है और इसको इनिशियल बोल रहा है। सो ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो rate at which separation between the bodies decrease before the collision is the rate of increase of separation after the collision. So velocity of separation after collision is equal to velocity of approach before collision. तो after collision जो velocity of separation है और before collision जो velocity of approach था, ये दोनों equal होगा। This result is very useful. तो इसी को हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या डिफाइंड है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर हम यहाँ बात करें, सो coefficient of restitution E से रिप्रेजेंट करते हैं, is equal to velocity of separation upon velocity of approach। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच याद कैसे रखोगे, मैं याद रखता हूँ साउथ अफ्रीका, है ना, सेपरेशन बाय अप्रोच इज बेसिकली कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जैसे कुछ कुछ चीजें जहाँ कंफ्यूजन होती है वहाँ हमेशा कुछ ऐसे चीजें याद कर लिया करो जो कि कभी नहीं भूलोगे। तो जब भी कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन याद आए साउथ अफ्रीका याद करेंगे, तो साउथ अफ्रीका मतलब सेपरेशन बाय अप्रोच होगा। सो अब ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, राइट, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, इफ collision is perfectly elastic, so if collision is perfectly elastic, then E is equal to 1. This implies velocity of separation is equal to velocity of approach. Is it clear? Yes, sir. अब इस पे हम लोग बात करते हैं स्पेशल केसेस में। डेरिवेशन वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना, कॉन्सेप्ट समझते जाओ। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ हेवी बॉडी एंड अ लाइट बॉडी। मान लो m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, एक हैवी बॉडी जाके हिट करता है एक लाइट बॉडी को, तो उस केस में क्या होगा कि द हेवियर बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विथ ऑलमोस्ट द सेम वेलोसिटी और लाइटर बॉडी जो है विल मूव विद द ट्वाइस वेलोसिटी। So which means the lighter body after getting a push from a heavier body will fly away with a velocity double the velocity of the heavier body.
So whenever there is a collision between a heavier object and a lighter object, a heavier object will continue to move with the same velocity as it was doing before the collision, and lighter object will move with the velocity twice the velocity of the heavier object. Clear? Yes, sir. है ना? ये कब होगा केस? When m1 is very very greater than m2. So elastic collision, अब इसमें स्पेशल केसेस कर रहे हैं कि between a heavy body and a light body. So in this case, after collision, the heavier body continues with same velocity and lighter body flies away with double the velocity of heavier body. Now second part, let m2 is very very greater than m1. पहले क्या था? m1 is very very greater than m2. So यहाँ पे a light body hits a heavy body from behind. So in that case, after collision, the heavier body continues to move with almost the same velocity So heavier body continues to move with almost the same velocity, but the velocity of the lighter body changes. ठीक है? वो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह और एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे. But
velocity of lighter body changes, which can be found out by momentum conservation, law of conservation of momentum and law of energy conservation. Now, elastic collision, C part, elastic collision of two bodies of equal masses. Of two bodies equal masses. इसका मतलब m1 is equal to m2 हो गया. उस केस में when mass m1 is equal to m2, the velocity will mutually interchange. Their velocities will mutually interchange. So elastic collision of two bodies of equal masses, m1 is equal to m2, their velocity will mutually interchange. मान लो u1 जो था अब वो v2 हो जाएगा और u2 जो था वो v1 हो जाएगा. दोनों का वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, जो बिफोर कोलिजन था और आफ्टर कोलिजन. क्लियर है? Yes, sir. तो हम लोगों ने देखा कि भाई जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है so in case of perfectly elastic collision, coefficient of restitution E is equal to 1 और यही अगर perfectly inelastic collision होगा so perfectly inelastic collision में coefficient of restitution जो है E का वैल्यू 0 हो जाएगा. और नॉर्मली 0 इज लेस एन इक्वल टू E इज लेस एन इक्वल टू 1. 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. परफेक्टली इनइलास्टिक है तो 0 हो जाएगा और परफेक्टली इलास्टिक है तो 1 हो जाएगा. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद चिपक जाते है ना, मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, राइट. सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो मान लो ये u1 स्पीड से जा रहा है मास m1 और ये u2 स्पीड से जा रहा है मास m2. ये बिफोर कोलिजन है. आफ्टर कोलिजन ये दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे v वेलोसिटी. ठीक है. सो m1 प्लस m2 v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2. तो फाइनल वेलोसिटी इज m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2. Clear है? Yes, sir.
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इलास्टिक कोलिजन, अगर 2 डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मान लो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस अगर हम देख रहे हैं, तो मान लो ये इनिशियली एक m1 था जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये आके एक दूसरे वेलोसिटी दूसरे से टकराया है, ये मान लो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। टकराने के बाद u1 जो है वो इधर मूव कर रहा है v1 स्पीड से, और m2 जो है वो इधर मूव कर रहा है v2 स्पीड से। मान लो ये एंगल थीटा हो गया और ये फाई हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे इस केस में क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग 3 इक्वेशन लिखेंगे। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे। एक्स एक्सिस के इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 is m1 v1 cos theta प्लस m2 v2 cos phi, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, so conservation of momentum along y axis, so y axis के along इनिशियली तो 0 है, 0 plus 0 is m1 v1 sin theta plus m2 v2 sin phi, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें बताएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर is half m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2। ये कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये हम लोग 3 इक्वेशन को यूज करके, बाकी हमें जो 3 अननोन होगा, बाकी सब नोन वैल्यूज होंगे, इनको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेते हैं कभी भी जब इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. Let's see this question. A cart A of mass 50 kg moving at a speed of 20 km per hour. तो हमारे पास एक कार्ट है A. The mass of this is m1 is let's say 50 kg. It is moving at a speed of u1 is equal to 20 km per hour. Hits a lighter cart B of mass 20 kg moving towards it at a speed of 10 km per hour. ये क्या है, इधर मूव कर रहा है, इसी के along मूव कर रहा है। u2 is 10 km per hour, और इसका मास m2 is equal to 20 kg. The two carts cling to each other
फाइंड द स्पीड ऑफ द कंबाइंड मास आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से, है ना, टकरा के एक दूसरे से चिपक गए। ये दोनों साथ में सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, m1 प्लस m2। हमें ये निकालना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कंबाइंड मास। हमें पता है मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है कभी भी कोलिजन में, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 प्लस m2 इंटू v। साइन के साथ लिखेंगे 50 प्लस 50 इंटू u1 20 किलोमीटर पर आवर, 20 इंटू 5/18 कर लेंगे मीटर पर सेकेंड निकल जाए, है ना। प्लस ऑफ m2 इज 20 kg। और ये देखो स्पीड ना नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट साइड में। तो -10 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 50 प्लस 20 इंटू फाइनल वेलोसिटी। अब देखो 25 से 100 इंटू 50, 5000 by 18 minus of 50 into 20, 1000 upon 18, 70. So V is equal to 5000 minus 1000, 4000 by 18, 70 is equal to V. So this is, we cancel again. (200 by 63 meter per second). Clear बच्चों? Yes, sir. सर जो नवंबर में मॉक टेस्ट है उसका सिलेबस आप कब बताओगे? तुमको कब चाहिए? सर कभी भी, मतलब अभी। कल शाम तक। ओके सर। अपना फिजिक्स का सर लोग से एक बार बात कर लेते हैं, मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक बता देंगे। ठीक है सर। मोटा मोटी ये मान के चलो नवंबर तक में हमारा ऑप्टिक्स भी खत्म हो चुका होगा। ठीक है, 12th क्लास के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी पूरा, मैग्नेटिज्म पूरा और ऑप्टिक्स पूरा, ये तो 12th क्लास का सिलेबस में हो गया। और 11th क्लास के सिलेबस में तुम्हारा मैकेनिक्स पूरा खत्म हो चुका होगा और हीट भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। तो या मैकेनिक्स और सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और ये सब जो जितनी चीजें हैं, सिंपल SHM, ये सब चीज पूछेंगे, हीट नहीं पूछेंगे। ठीक है, लिख लिया? यस सर। A block of mass m moving at a speed v collides with another block of mass 2m। क्योंकि इसके बाद देखो 11th क्लास में हम लोग का बस जो मैकेनिक्स में बचता है वो रोटेशन बचता है इसके बाद बस। ठीक है, रोटेशन थोड़ा लंबा चैप्टर है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ रोटेशनल मैकेनिक्स करने के बाद फिर तो ग्रेविटेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज इलेक्ट्रोस्टैट। वहां पे मास है, वहां पे चार्ज था, बाकी सब चीज तुम देखोगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो जल्दी जल्दी खिंच जाएगा। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, और वो जो फ्लोटेशन वगैरह वाला जो होता है, हाइड्रोस्टैट्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। तो ये सारी चीजें हम लोग कोशिश करके
आराम से खत्म कर लेंगे। इनफैक्ट हीट भी अगर खत्म कर पाए तो फिर हम लोग बहुत अच्छे ट्रैक पे रहेंगे। एम है कि हीट तक खत्म कर लें। 9.6 वाला देखो, ये क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स एट ए स्पीड v collides with another block of mass 2m at rest. तो block of mass है moving at speed v collides with another block of mass 2m at rest. ये जीरो स्पीड से मूव कर रहा है. The lighter block comes to rest after the collision. ना ये वाला रेस्ट पे आ गया बाद में. फाइंड रेस्ट आफ्टर कोलिजन. दूसरा वाला किसी वेलोसिटी लेट्स से v डैश से मूव कर रहा है. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सो मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे. mv प्लस 2m0 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस 2m इंटू v डैश. तो ये तो mv इज इक्वल टू 2mv डैश. सो v डैश इज इक्वल टू v बाई 2 हो गया. देखो अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सेपरेशन का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v डैश माइनस 0. ये है सेपरेशन. आ रहा समझ में ना. कोलिजन के बाद सेपरेशन होगा ना, बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. बिफोर कोलिजन जो अप्रोच का वेलोसिटी क्या है, ये v माइनस 0, राइट. So that means v by 2 divided by v, which is equal to 1 by 2. So coefficient of restitution 1 by 2. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में. A ball of mass m moving with velocity v along x-axis strikes another ball of mass 2m kept at rest. तो हमारे पास एक बॉल m है, मास m, इसका 2m, मूविंग विद द वेलोसिटी v. ये v वेलोसिटी से जा रहा था, ये रेस्ट पे. ठीक है. The first ball comes to rest after collision. ठीक है. And the other breaks into two equal pieces. पहला वाला रेस्ट पे आ गया और दूसरा वाला ना दो पीस में ब्रेक हो गया. One of the piece starts moving along y axis. एक जो है ये y axis के along मूव करना शुरू किया m. ठीक है. दूसरा what will be the velocity of the other piece. अब देखो मोमेंटम को कंजर्व करना है तो इसका x एक्सिस y एक्सिस दोनों में कंजर्व होना चाहिए. तो दूसरा कुछ इस डायरेक्शन में लेट्स से मूव करना शुरू करता है m1. मान लो ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है. ठीक है. सो लेट्स से ये मूव कर रहा है इधर v1 स्पीड से और ये मूव कर रहा है इधर v2 स्पीड से, है ना. और m वाला मास जो है यहाँ पे स्टेशनरी रह गया है. नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, along x-axis, x-axis के along कंजर्व करोगे तो mv प्लस 2m इंटू 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस इसका भी x एक्सिस के along तो वेलोसिटी 0 है, m इंटू 0 प्लस m इंटू v2 cos थीटा. सो मतलब mv इज इक्वल टू mv2 cos थीटा. mm कट गया. ठीक है. v बाय cos थीटा हो गया. v2 is equal to v upon cos theta फर्स्ट. अब इसके बाद आपको कह रहा है
नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 + 0 इज इक्वल टू mv1 माइनस mv2 साइन थीटा। सो इससे आ जाएगा v1 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा। सो v1 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा हो गया। और हम लोगों को v दिया हुआ था, तो v2 साइन थीटा हो गया। अब हम लोग को v के व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस, तो हमें v2 का वैल्यू v1 के टर्म्स में निकालना है, v1 और v के टर्म्स में। थीटा को हम लोग को हटाना होगा। सो इसको क्या करो, इससे ना, इससे ले आओ cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू v/v2, और यहाँ पे sin थीटा इज v1/v2। हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको यूज कर लोगे तो v²/v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर/v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी। तो इससे हमारा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, तो मतलब v2 इज इक्वल टू √अंडर v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, है ना। क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो v1 और v ही नोन है ना, इन्हीं के टर्म्स में निकालना होगा। तो v2 जो वेलोसिटी है दूसरे वाले का √अंडर v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। और अगर एंगल, अब देखो वेलोसिटी पूछा है, मतलब ये एंगल भी, मतलब तुमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या करो, ये साइन थीटा और कॉस थीटा था ना, तुम टेन थीटा डिवाइड कर दो इन सबको। तो डिवाइड कर दोगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा है हमारा v1/v2, कॉस थीटा है v/v2, v2 कट गया v1/v। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गया और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। चलो विल स्टॉप हियर फॉर द डे, है ना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। Yes. Yes, sir. चलो ओके, बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir.